हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हम रोल ऑफ लर्नर अधिगमकर्ता का क्या रोल होता है और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि रचनावाद, इन दोनों टॉपिक्स को करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक्स के अलावा आज हम कर्ट लेविन या फिर कुर्ट लेविन, जो भी आप बोलते हो, की थ्योरी भी पढ़ेंगे। जो लर्निंग की ये वाली थ्योरी है वो मैं बाद में कराने वाली थी। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर देती, पर कंचन यादव ने बोला था, इस वजह से कर्ट लेविन की थ्योरी भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे और देख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद क्या होता है। आपने कॉग्निटिव पढ़ लिया, कॉग्निटिविज्म क्या होता है पढ़ लिया, संज्ञानवाद क्या होता है पढ़ लिया आपने, जो कॉग्निटिविज्म की थ्योरीज होती हैं उनको पढ़ लिया आपने। इसके अलावा अगर हमको कंस्ट्रक्टिविज्म समझना है तो हम कॉग्निटिविज्म से ही समझेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है या फिर कॉग्निटिविज्म क्या होता है। जो भी चीजें आपकी मेंटल से रिलेटेड होती हैं या फिर मानसिक रूप से जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्शंस आप करते हैं, वो सब कॉग्निटिविज्म में आता है। जैसे कि समस्या समाधान है, लॉजिकल थिंकिंग है, तर्क है, या फिर एब्सोल्यूट थिंकिंग है, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मूर्त अमूर्त चीजों पे जो चिंतन कर पाने की जो कैपेबिलिटीज हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, कॉग्निटिविज्म में आती हैं। तो ये जितने भी मतलब जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना का विकास किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो चीज हमको कहाँ पे पता चलती है, मतलब कि वो सब चीजें कहाँ से हमको पता चलती है, वो पता चलती है कॉग्निटिविज्म या फिर रचनावाद से। मतलब कि ये जो जितनी भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज हैं, इन सब का विकास करना ही रचनावाद है। ठीक है, क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी पियाजे की और वाइगोत्स्की की, इनकी थ्योरी थी क्या, जो विकास था वो किस टाइप का, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर ही इन्होंने बताया है। लेकिन इस संज्ञानात्मक विकास को कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसकी रचना कैसे की जाती है, तो ये चीज इन्होंने बताई है किसके बेसिस पर, सोशल के बेसिस पर। तो इस वजह से इनको, इनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी या फिर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहा गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहा गया। और इन्होंने कॉग्निशन क्या क्या होता है, या फिर पर्टिकुलर उम्र में, पर्टिकुलर एज में किस तरीके से जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, और उस कॉग्निशन की या फिर उस संज्ञान की बढ़ोतरी कैसे करते हैं, या फिर वो चीज इंक्रीज कैसे होती है, डेवलप कैसे होती है, वो इन्होंने बताया। तो वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म की हेल्प से ही बताया। इसी वजह से इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहा जाता है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जितनी भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज हैं, उन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज का जो डेवलपमेंट है वही है कंस्ट्रक्टिविज्म, वही है रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति ज्ञान का जो निर्माण करता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो उसकी नॉलेज होती है, जो उसका ज्ञान होता है, वो खुद से वो कंस्ट्रक्ट करता है। संसार में रह के अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर, अपनी नीड्स और अपनी क्यूरियोसिटी के आधार पर, ये सारी चीजें अलग अलग है, मतलब अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से अपने अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, रचना खुद करता है अपने ज्ञान की। ठीक है, कॉग्निटिविज्म, सॉरी, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना की एक ऐसी प्रक्रिया जो कि लगातार विकसित होती है और लगातार बदलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के जब आप थे तो 5 साल में आपने जो भी एक्सपीरियंस या जो भी नॉलेज आपने कलेक्ट की थी, इकट्ठा की थी, जो आपने मेंटल स्ट्रक्चर, एक मानसिक संरचना चीजों को लेकर के अपने माइंड में बनाई थी, वो चीज आगे चल के बदली नहीं। जैसे जैसे आप 7 के हुए, 8 के हुए, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे वैसे वैसे आपकी मानसिक संरचना में चेंज आ रहा था, आप विकसित हो रहे थे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती थी वो धीरे धीरे उम्र के साथ आप बढ़ने लगे, आपको वो अवधारणाएं क्लियर होने लगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। तो इसका मतलब जो ज्ञान है कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से वो क्या है, वो रचना करने की या निर्माण करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, लगातार विकसित होती है और लगातार उसमें हम बदलाव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने 25 साल में अगर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज
स्टोर कर ली या फिर बहुत चीजें हमने सीख ली, तो हम कहेंगे बस अब इस पॉइंट पे आकर के हमने सब कुछ सीख लिया और हमको सब कुछ आता है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे नए अनुभव होते हैं। उस नए अनुभव के आधार पर आप पुराने से नए में या तो एक साथ ऐड करके, जोड़ करके उसकी मेंटल जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपने माइंड में बनाते हैं, या फिर पुराने वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत चेंज ला करके आप अपना एक मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आके ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये चीज मैंने सीख ली है और ये चीज मुझे आती है, क्योंकि लगातार उसमें बदलाव होता रहता है और लगातार जो नॉलेज है वो चेंज होती रहती है, विकसित होती रहती है। कंस्ट्रक्टिविज्म का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जो ज्ञान रिसीव करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, वो चीज एक्टिव होकर के, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय होकर के रिसीव करते हैं, ना कि पैसिवली रिसीव करते हैं। और एक चीज क्या है कि अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर हर एक अधिगमकर्ता, हर एक लर्नर या फिर हर एक स्टूडेंट लगातार अपने ज्ञान में परिवर्तन किया करता है। नॉलेज इज कॉन्स्टेंटली मोडिफाइड बाय स्टूडेंट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचनावाद। शॉर्ट में देखिए, जितनी भी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज हैं उन सबका जो विकास है, उस विकास को ही रचनावाद कहते हैं। मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटेलिजेंस है, या फिर थिंकिंग करने की जो कैपेबिलिटीज हैं, या फिर लॉजिक करने की, तर्क करने की जो कैपेबिलिटीज हैं, इन सब चीज का जो विकास है वो कैसे हो, वो कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू होता है, रचनावाद के थ्रू होता है। हर एक व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, रचना करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्शन की या निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार विकसित होती रहती है, जिसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसमें बच्चा जो नॉलेज गेन करता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है, ना कि पैसिवली रिसीव करता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कोई भी है, वो अपने अनुभवों के आधार पर लगातार अपने ज्ञान को मॉडिफाई या फिर परिवर्तित करता रहता है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है नॉलेज का, वो किस प्रकार से किया जाता है, ये जो ज्ञान की रचना या फिर ज्ञान का निर्माण हम लोग अपने माइंड में करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। कोई चीज हमने सीखी अपने अनुभव के आधार पर, एक्सप्लोर करके या कैसे भी करके हमने कहीं से कोई चीज सीखी। अब अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरी चीज हमको सीखने को मिल गई, तो क्या करना है, हमको नए कॉन्सेप्ट को पुराने कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहला तरीका क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है ज्ञान के निर्माण होने की, पता चलना लगातार, ये अलग बात है, पर उसके हिसाब से अपनी एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाना, एक मानसिक संरचना अपने माइंड में उसको स्टोर करते जाना, वो अलग बात है। तो जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट पता चलता जाए, वैसे वैसे पुराने कॉन्सेप्ट में उस हिसाब से जोड़ करके या फिर तोड़ मरोड़ करके, बदलाव करके हम लोग किसी भी ज्ञान का निर्माण अपने माइंड में करते हैं। फोकस किया जाता है किस चीज पर, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है, उसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने जितनी भी अवधारणाएं अपने माइंड में स्टोर की हैं, उन सारे ही अवधारणाओं के बीच में इंटर रिलेशनशिप बना करके रखना। मतलब कि ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं, फ्रैगमेंटेड फॉर्म में नहीं, कि कोई चीज कहीं से कुछ पता चल गई, कहीं से कुछ पता चल गई। जब तक हम लोग एक लगातार एक प्रॉपर वे में किसी चीज को अरेंज करके नहीं रखेंगे अपने माइंड में, तो उसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पता है, उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप बना करके उस चीज पे फोकस करना रचनावाद का काम होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का काम होता है। तीसरी चीज क्या है, मेंटल इमेजेस बनाना। अब ये जो नए कॉन्सेप्ट से पुराने कॉन्सेप्ट को जोड़कर या बदलाव करके स्टोर किया जा रहा है, या फिर इन सब के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बना करके समझने की कोशिश की जा रही है, इन सब चीजों का एक मेंटल इमेज बनना चाहिए, एक मानसिक संरचना बननी चाहिए, एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए, जो भी चीजें सीखी गई हैं या फिर जानी गई हैं। अब इसी मेंटल इमेजेस के ऊपर आपकी ब्रूनर की थ्योरी थी, जिसमें आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, ये तीनों स्टेजेस, इनएक्टिव स्टेज, 3 स्टेजेस बताई गई थी। मतलब कि जो कुछ भी हम लोग नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जितने भी ज्ञान का या जिस भी ज्ञान का हम लोग निर्माण करते हैं, वो 3 तरीके से अपने माइंड में रखते हैं। पहला, एक्शंस के थ्रू अपने माइंड में रखते हैं, जो कि छोटे बच्चे करते हैं। दूसरा, सिंबल नहीं सॉरी दूसरे में इमेजेस के फॉर्म में,
दूसरे में इमेजेस के फॉर्म में हम लोग अपने नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं, फिर मेंटल स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। और तीसरे में क्या था, हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज हमको मिलती है उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि एक्शंस के फॉर्म में हाथ पैर या सेंसेस के थ्रू स्टोर करना, इमेजेस के फॉर्म में मतलब कोई भी चीज अगर हमने सीखी है तो सीखेंगे, उसका एक माइंड मैप बनाएंगे, उसमें एक फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर इमेजेस वगैरह बना करके हमारे माइंड में चीजें स्टोर होती हैं, जैसे कि चाइल्डहुड वगैरह की स्टेज होती है। सिंबलाइज करते हैं जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब भाषा के रूप में हम अपनी माइंड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये ब्रूनर ने बताया था कि 3 तरीके से जो भी नॉलेज हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी इमेजेस बना करके अपने माइंड में स्टोर करते हैं उस पर्टिकुलर नॉलेज को। ठीक है। लास्ट चीज क्या होती है कि जो भी चीजें, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उस ज्ञान को इंटरेक्ट करना जरूरी है, मतलब कि सोशल ग्रुप्स में इकट्ठा होकर के उस पर्टिकुलर नॉलेज या चीजों के ऊपर इंटरेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अंतःक्रिया करने से वो चीज आपकी क्लियर भी होगी, आपको और नई चीजें पता चलेगी, जिसकी बात वाइगोत्स्की ने की थी। ठीक है। तो अगर सोशल ग्रुप्स में कोई भी चीज इंटरेक्शन करके सीखी जाएगी या फिर जो भी नॉलेज कलेक्ट की गई है उसको एलैबोरेट किया जाएगा, आपस में बातचीत की जाएगी, उसको शेयर किया जाएगा, तो इससे क्या होती है, जो सीखना है वो और ज्यादा सार्थक हो जाता है। तो इसी वजह से जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये सारी चीजों की बात वाइगोत्स्की ने की थी। ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये था ऑल अबाउट आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। ये आपके टॉपिक क्लियर हो गए। अब देखते हैं लर्नर का रोल क्या होता है। अब देखते हैं टीचर का रोल क्या होता है। रोल ऑफ टीचर। सबसे पहले जो टीचर का रोल होता है क्लास में वो सुविधाकर्ता के रूप में होता है, मतलब कि जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो बच्चों के लिए सुविधाकर्ता के रूप में होना चाहिए। सुविधाकर्ता मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चा पूछ रहा है या नए कॉन्सेप्ट अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो तुरंत आकर के एज इट इज वैसा ही बच्चों को बस केवल एक्सप्लेन कर देना और बता देना, या फिर किसी तरीके का कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई दिशा निर्देश देना है, या फिर भी किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया है तो कॉपी उठा करके सॉल्व कर दिया या डायरेक्ट बोर्ड पे उठा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और बता दिया। जो टीचर का रोल है वो सुविधाकर्ता की तरह होना चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को जहां भी जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है वो उस क्वेश्चन को लें और इस तरीके की क्लूज या हिंट्स और या फिर सपोर्ट दें जिससे कि बच्चा अपने आप ही सोच करके और अपने दिमाग का, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मतलब कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो, नई अवधारणा पढ़ानी हो या फिर कोई क्वेश्चन करवाना हो तो उसके लिए टीचर का काम क्या है, डायरेक्टली इंडिकेट इंस्ट्रक्शन ना दे, क्या करे, उसको धीरे धीरे क्लूज या हिंट्स वगैरह दे करके सुविधा प्रदान करे जिससे कि वो अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। दूसरा काम क्या होता है टीचर का, क्या प्रदान करना, जो भी वो कार्य दे रही है बच्चे को, जो भी टास्क या जो भी एक्टिविटी करने के लिए बच्चे के लिए कह रही है वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहली चीज, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। और दूसरी चीज, वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं अमूर्त चीजों पे उनसे कोई सोच करके विचार करके कोई एक्टिविटी लाने के लिए कह दिया। इस तरीके की एक्टिविटी देनी चाहिए जो पहली चीज टॉपिक से रिलेटेड हो और दूसरी इस तरीके की हो जो कि वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई हो। अब यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या हुआ कि आप एक्टिविटी दीजिए, एक्टिविटी कराइए बच्चों से, मतलब अगर जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही है, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में एक्टिविटी तो देनी है। अब ये नहीं कि बच्चे को बोर होने से बचाने के लिए आपने कुछ भी एक्टिविटी, खेलने के लिए भी कुछ भी करने के लिए दे दिया। आपकी इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसी एक्टिविटी दीजिए जो कि कॉन्टेक्सचुअल हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हो और बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगे। दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करना टीचर का काम होता है, जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंसेस वो बता रहे हैं बोल करके या फिर जिस भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो यूज कर रहे हैं वो मटेरियल और एक्सपीरियंस जो है दोनों ही तत्काल वातावरण से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब क्लास के आसपास इतनी खुली एरिया होती है, खुली चीजें होती हैं या पोस्टर वगैरह लगे हुए हों, ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हों जिससे कि उसी इन्वायरमेंट से, मतलब उसी वक्त का वातावरण जो है उसी से रिलेटेड आसपास की जो चीजें हैं उन्हीं की हेल्प से उनको लर्निंग एड्स दीजिए और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको दीजिए।
जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो किस तरीके से होनी चाहिए, वास्तविक दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो अधिगम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, मतलब कि जिस भी संदर्भ में पढ़ा रहे हैं उस संदर्भ में ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सीखना है वो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, मतलब बच्चा उसको ऐसा नहीं समझेगा कि कोई अलग से उसको कोई चीज जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। जब उसकी ही दुनिया से जोड़ करके आप कोई चीज उसको पढ़ाएंगे तो वो चीज उसके लिए बहुत रियल लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है उस चीज को सीखने के लिए। बच्चे को प्रोत्साहित करने का काम है टीचर का, किस चीज में, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक ही आंसर्स की जगह वो मल्टीपल आंसर्स देना शुरू करें। एक ही तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की जगह कई तरीकों से वो उस चीज को रिप्रेजेंट करे, कई तरीके से कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करे, उसके सोल्यूशंस निकाले। तो टीचर का ये काम है कि एनकरेज करे बच्चे को अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। टीचर का काम होता है जो सहयोग दे, सपोर्ट करे, किस चीज को, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग को, मतलब सहयोगात्मक अधिगम को वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। और कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या हुआ, टीचर को चाहिए कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी टेस्ट टाइप का अगर वो ले रही है टीचर बच्चे का, तो उनको अलग अलग पेयर्स में, अलग अलग ग्रुप्स में बिठा दें, जिससे कि ग्रुपिंग करेंगे बच्चे तो दोनों का जो नॉलेज है वो एक्सचेंज होगा और वो प्रॉब्लम को और नेचुरल तरीके से रियलिस्टिक वे में सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्या है, टीचर को एंकरेज करना चाहिए, टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को कि जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उनकी लर्निंग प्रोग्रेस है उसको वो सेल्फ एनालिसिस करें, मतलब उसका स्व आकलन करें और सेल्फ असेसमेंट करें। ठीक है, तो टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, जो भी उन्होंने सीखा है उसकी प्रोग्रेस अगर चेक करनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा खुद से एनालिसिस करके और खुद का आकलन करके समझने की कोशिश करें कि उन्होंने कितना सीखा है। दूसरी चीज क्या है, जब वो प्रैक्टिस करवाएं क्लास में, जो भी उन्होंने पढ़ा दिया, जो भी उनका टॉपिक था कंप्लीट करा दिया, कंप्लीट कराने के बाद ये स्टेप वाइज चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो डायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्ट ना कर दे, डायरेक्टली ना बता दे। दूसरी चीज, अब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी देंगी बीच में तो वो रियल वर्ल्ड से जुड़ी और संदर्भित होनी चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर वो जिन भी अब मटेरियल और एक्सपीरियंसेस का यूज कर रही हैं वो भी तत्काल वातावरण है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी वो सिखाने का तरीका है उनका, वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड से जुड़ा और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को वो वास्तविक लगे, रियलिस्टिक सीखना लगे। उनसे जब कोई क्वेश्चन पूछे बीच बीच में तो इस तरीके से पूछे कि बच्चे एक की जगह कई सारे आंसर्स दें, कई सारे तरीकों से उस चीज को सॉल्व करें, सोल्यूशन दें। ये सब करने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करें जो बच्चे ग्रुप में बैठ करके उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं उनको सीखें और जानें। उसके बाद उनसे कहें जो कुछ भी उन्होंने सीखा है अब वो खुद से आकलन करें या आपस में एक दूसरे से आकलन करवाएं, ग्रुप में, फ्रेंड्स में ही, और खुद से ही एनालिसिस करें, खुद से ही असेसमेंट करें। अब जब टीचर अपनी तरफ से अगर अभ्यास करवाए तो अभ्यास इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे चिंतनशील अभ्यास करें, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन पर खुद से चिंतन करके, खुद से थिंकिंग करके उस चीज पे सोचने का काम करें। इससे क्या होगा, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग जो है, जो उनका थिंकिंग का है या फिर उनका लॉजिक वगैरह है, तर्क करने की जो क्षमता है, वो सारी चीज उनकी बढ़ेगी अगर चिंतनशील अभ्यास करवाएंगे। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछें, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछें। मतलब ये तो आप इम्पोज नहीं कर सकते उनके ऊपर, अगर आपने ये सारी प्रोसेस अच्छे से की है तो बच्चा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही पूछेगा। तो उनको आप एनकरेज करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें और उनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली प्रेशर दीजिए कि वो खुद से चिंतन करके आंसर दे चीजों का। तो ये टीचर का रोल होता है क्लास में। तो ये रोल ऑफ टीचर था। अब कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। कर्ट लेविन जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, देखते हैं कर्ट लेविन की थ्योरी। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनवायरनमेंट वगैरह, वातावरण के ऊपर रिसर्च वगैरह करके अपनी थ्योरी दी थी साइकोलॉजी की। ये आपकी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, दिखने में आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फिगर वगैरह होते हैं जिसे देख करके थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का लगता है, पर आपकी बहुत सिंपल थ्योरी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कर्ट लेविन के हिसाब से अधिगम क्या होता है, इनके हिसाब से लर्निंग क्या है। जो लाइफ स्पेस है
मतलब कि जो जीवन स्थान है, इसी जीवन स्थान में जितनी भी चीजें होती हैं उन सारी ही चीजों का अवधारणात्मक संगठन करने की जो प्रक्रिया है, या फिर जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं उन सब का पुनर्गठन करने की जो प्रक्रिया है, उन सब में ये जो अवधारणात्मक संगठन या पुनर्गठन किया जा रहा है, इसको किस आधार पे किया जाता है? सूझ के आधार पर किया जाता है। तो इसी को अधिगम कहते हैं। इनके हिसाब से जीवन स्थान में जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों का जब सूझ के आधार पर, इंसाइट्स के आधार पर, अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर जब अवधारणात्मक रूप से संगठन किया जाता है और संगठन के अलावा उनका पुनर्गठन किया जाता है, तो इसी को अधिगम कहा जाता है। और इस जीवन स्थान को कौन सी चीज है जो कि एम्फेसाइज करती है? तो वो है व्यवहार और अभिप्रेरणा। ये दोनों चीजें हैं जो कि अधिगम को क्या करती हैं? एम्फेसाइज करती हैं। अब इन्होंने इंसाइट की बात क्यों की? क्योंकि इंसाइट की बात तो गेस्टाल्टवादियों ने भी किया था, या फिर गेस्टाल्टवादियों ने भी किया था। तो क्योंकि जो कर्ट लेविन थे, इन्होंने कोहलर, कोफ्का, वर्दीवर इन सब के साथ में काम किया था, तो थोड़ा बहुत ही इंसाइट थ्योरी से प्रभावित थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो अपनी लर्निंग की डेफिनेशन दी थी उसमें ये बात बोली कि जब इंसाइट के द्वारा अपनी लाइफ स्पेस की, जीवन स्थान की सारी चीजों को मोटिवेशन और बिहेवियर के आधार पर परसेप्ट उनका संगठन किया जाता है या फिर उनका पुनर्गठन किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी मेन समझने वाली चीज है वो क्या है? लाइफ स्पेस। क्योंकि जो मेन कंफ्यूजन होता है वो इसी बात पे होता है कि लाइफ स्पेस या जीवन स्थान क्या चीज है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है। पहला तो फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब कि भौतिक वातावरण। पहला होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये सब चीजें भौतिक वातावरण में ही तो आएंगी। और एक होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एक होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब किसी भी कैसे भी वातावरण में बैठे हुए हो, उस वातावरण में हमारी मन स्थिति कैसी होती है, या फिर मानसिक रूप से हमारे क्या थॉट्स होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या मोटिव्स होते हैं, उनको साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिर मनोवैज्ञानिक वातावरण बोला जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी बहुत सुंदर नदी में बैठे हुए हैं, बोट के थ्रू बैठे हुए हैं। वो नदी क्या है? आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट है। वो जो बोट है वो भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है। लेकिन वहां बैठ करके आप जो सोच रहे हो, जो आपकी भावनाएं हैं उस टाइम पे, जो आपके मोटिव्स हैं, तो उस टाइम पे वो आपकी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा। तो कुर्ट लेविन ने क्या बोला था? जब फिजिकल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जब भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण, इन दोनों में अंतः क्रिया होती है, तो उस अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही हमारा कुछ ना कुछ व्यवहार बनता है, या फिर उसी के फलस्वरूप हम कुछ ना कुछ व्यवहार करते हैं। इनका एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन है कि जो किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो फंक्शन होता है लाइफ स्पेस का। लाइफ स्पेस, जीवन स्थान। लाइफ स्पेस में कौन कौन आएगा, या फिर जीवन स्थान किन किन चीजों को कहा जाता है? जो व्यक्ति है वो खुद, उस व्यक्ति के मोटिव्स क्या है वो आते हैं, उस व्यक्ति के क्या बिलीव्स हैं, क्या उसकी धारणाएं हैं, उस व्यक्ति को किन किन चीजों पे टेंशन होती है, क्या क्या उसके भाव हैं, क्या क्या उसके विचार हैं, और किस पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण में बैठा हुआ है। इन सब चीजों को मिला करके जो बनता है उसी को लाइफ स्पेस कहा जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। जीवन स्थान क्या हुआ? पहली चीज तो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इन तीनों से मिलकर के लाइफ स्पेस बनता है, जीवन स्थान बनता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्यवहार क्या है, तो व्यवहार लाइफ स्पेस में की गई जितनी भी क्रियाएं हैं, उन लाइफ स्पेस का जितना भी फंक्शन है, उस फंक्शन के फलस्वरूप जो भी हम व्यवहार करते हैं, उसी को इन्होंने कहा कि व्यवहार करने का तरीका होता है। मतलब हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण, इन दोनों के अंतः क्रिया के फलस्वरूप जो हमारा एक्शन या रिएक्शन होता है,
उसी को इन्होंने बिहेवियर कहा। ठीक है, तो ये आपका पहली चीज क्लियर हो गया। पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि लाइफ स्पेस में इन सारी चीजों में, इन सब चीजों के फलस्वरूप जो हमारा बिहेवियर निकल करके आता है, या फिर इन सब चीजों के फलस्वरूप जो भी हमारा एक्शन या रिएक्शन होता है, उसी को बिहेवियर कहा जाता है। बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ लाइफ स्पेस। अब लाइफ स्पेस में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है, जो भौतिक वातावरण है। दूसरा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट किससे जुड़ा हुआ है? उस पर्सन से जुड़ा हुआ है। तो फिर फंक्शन बिहेवियर क्या हुआ? यहां पे देख लीजिए, बिहेवियर क्या हुआ? फिर व्यवहार जो है वो क्या हुआ? फंक्शन ऑफ पर्सन। जब पर्सन की बात कर रहे हैं मतलब कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मतलब कि मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात हो रही है। तो पर्सन और इन्वायरमेंट, और जब इन्वायरमेंट की बात हो मतलब कि फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और पर्सन मतलब साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन दोनों की अंतःक्रिया से, इन दोनों के फंक्शन से जो एक्शन या रिएक्शन निकल करके आता है, जो एक्शन या जो भी रिएक्शन निकल करके आता है, उसी को हम व्यवहार बोलते हैं। सिंपल सी थ्योरी, ठीक है। किसी भी पर्सन और इन्वायरमेंट, इन दोनों के अंतःक्रिया से जो एक्शन या रिएक्शन होता है उसको व्यवहार कहते हैं। पर्सन मतलब उसका जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, अंदर से, मन से वो क्या सोच रहा है, समझ रहा है, क्या उसकी थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या टेंशन है, क्या उसके मोटिव्स हैं, ये सारी चीजें पी में आएगी, मतलब पर्सन में आएगी, मतलब साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएगी, मनोवैज्ञानिक वातावरण में आएगी। ई फॉर इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, और वातावरण की केवल बात हो रही है मतलब भौतिक वातावरण की बात हो रही है, मतलब जिस भी वातावरण में आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, उठे हुए हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, इन दोनों के फलस्वरूप आप जो भी एक्शन रिएक्शन करते हैं वो आपका व्यवहार कहलाता है। ठीक, ये बात किसने बोली थी? कर्ट लेविन ने बोली थी, ये इनका सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत का जो पूरा इन्होंने एक प्रॉपर मॉडल दिया हुआ है, उस मॉडल को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको लाइफ स्पेस क्लियर हो गया है तो आपको वो मॉडल भी समझ में आ जाएगा। अब लाइफ स्पेस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में 4-5 चीजें हैं जो यूज की हैं। पहली चीज तो लाइफ स्पेस, दूसरा फॉरेन हल, फॉरेन हल के अलावा वेक्टर, बैलेंस, बैरियर, कॉन्फ्लिक्ट, ये 6 चीजें हैं जो इन्होंने अपने सिद्धांत में, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यूज किए हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लाइफ स्पेस क्या होता है। वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व किस चीज का? किसी भी व्यक्ति के वातावरण का। लाइफ स्पेस क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के वातावरण का, जिस भी वातावरण में वो पर्सन है, उस वातावरण में जो उसका मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधित्व होता है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो खुश दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, या फिर किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, जो हमारा चलना उठना बैठना होता है वो भी किससे जुड़ा होता है? वो हमारे मन से जुड़ा होता है। क्यों? जब इंसान बहुत दुखी होता है तो बहुत नॉर्मली, बहुत ऐसे पैसिव होकर के चलता है, या फिर बहुत ज्यादा शांत रहता है। तो ये क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या हुआ? एक आदमी है जो कि शांत बैठा हुआ है, तो शांत होना उसकी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, और बैठा है या चेयर पे बैठा है, पार्क में बैठा है, ये इसका फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो जो फिजियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी व्यक्ति के वातावरण का, उसी को लाइफ स्पेस कहा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं लाइफ स्पेस में? पहला, वो व्यक्ति खुद आएगा, पर्सन हिमसेल्फ, मतलब कि उसका जो भी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें उसके वातावरण में आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें क्या आएंगी? किसमें आएंगी? लाइफ स्पेस में आएंगी। और इन दोनों के फलस्वरूप जो उसके व्यवहार पे प्रभाव होगा, वो सारी चीजें लाइफ स्पेस में आ रही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट और व्यक्ति के ऊपर जो उसके व्यवहार पे प्रभाव पड़ रहा है उसको लाइफ स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, प्रभाव पड़ रहा है उसको बोल रहे हैं, ना कि व्यवहार को बोल रहे हैं। व्यवहार तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यवहार है क्या, इन सब चीज का जो रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों का जो इन्फ्लुएंस है, उसको कह रहे हैं हम लाइफ स्पेस। ठीक, अब लाइफ स्पेस में या फिर जीवन स्थान में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, पहली चीज क्या है, हम कब कहेंगे कि उसका लाइफ स्पेस क्या है? पहली चीज, वो सचेत रूप से जिस भी वातावरण में प्रेजेंट हो, कॉन्शियसली अवेयर हो जिन चीजों के बारे में, उसको वो उसके लाइफ स्पेस में आएगी, वो उसके जीवन स्थान में आएगी। दूसरी चीज,
हो सकता है वो चीज एग्जिस्ट ना कर रही हो, डज नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, लेकिन उस चीज के बारे में अगर सोच करके व्यक्ति उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो ये सिचुएशन भी उसके जीवन स्थान या लाइफ स्पेस में आएगी। जैसे कि कोई बच्चा है, वो एक फर्श पे रस्सी पड़ी हुई है, वो रस्सी, वो उस रस्सी को वो क्या समझ रहा है कि वो सांप है, तो वो सांप क्या होगा उसके लिए, वो सांप उसका प्रेजेंट नहीं है वहां पे, लेकिन वो सोच रहा है, उसको लग रहा है कि वहां पे सांप है, तो ये चीज भी उसके लाइफ स्पेस में, उसके जीवन स्थान में आएगी। ठीक है, तो पहली चीज क्या आई, वो कॉन्शियसली अवेयर है जिन चीजों से, वो लाइफ स्पेस में आएगी। जो चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही है लेकिन उस चीज के बारे में वो अवेयर नहीं है, वो चीज भी लाइफ स्पेस में आएगी। जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके बावजूद उस व्यक्ति को लग रहा है कि ये चीज है और उस पर वो रिएक्ट करता है, तो वो भी चीज उसके जीवन स्थान में लाइफ स्पेस में आएगी। इसके अलावा अगर कोई चीज ऐसी है, ये आपका क्लियर हो गया, इंक्लूड लाइफ स्पेस में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज, जिन जिन चीजों से वो कॉन्शियसली अवेयर है वो तो होगी ही। दूसरी चीज, जिन चीजों के बारे में वो अनकॉन्शियस है लेकिन उसकी वो व्यवहार को प्रभावित कर रही है, वो लाइफ स्पेस में आएगी। तीसरी चीज, कोई चीज मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उस चीज के बारे में सोच रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी उसके लाइफ स्पेस में आएगा। लेकिन अगर कोई चीज अस्तित्व में है, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और वो व्यक्ति ना उससे अवेयर है, ना किसी तरीके से वो उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही है, तो ये लाइफ स्पेस में या जीवन स्थान में नहीं आएगा। तो ये आपका था ऑल अबाउट लाइफ स्पेस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर समझिए आपको वो मॉडल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज और, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, वो सिमिलर सिचुएशन में है, सेम तरीके की परिस्थितियों में कोई दो व्यक्ति है, तो 95% चांस ऐसा है, 95% ऐसा है कि इतनी भी सिमिलर सिचुएशन हो, समान परिस्थितियां हो, अगर दो व्यक्ति वहां पे हैं तो उन दोनों ही व्यक्तियों का जो लाइफ स्पेस है, उन दोनों ही व्यक्तियों का जो जीवन स्थान है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है वो अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग चीज पर सचेत रहता है, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है, कोई किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो सेम सिचुएशन में होने के बावजूद भी दो व्यक्तियों का जो लाइफ स्पेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 95% होता ही है, लेकिन उन्होंने हो सकता है पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी थी। अब हम इनका मॉडल एक बार थोड़ा सा समझते हैं। अब ये जो मॉडल है फुट लेवल थ्योरी का, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज की क्लास में हमने पढ़ा तो फिर आपकी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या है, कैसे है, इनका क्या काम होता है, ये वेक्टर क्या होते हैं, बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आपका नॉर्मल थ्योरीज की तरह हो जाएगा। तो अगर एक्सप्लेन करने के बाद तो कल के वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।